नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्लेटो की रिपब्लिक बुक और द लॉज बुक के अंदर मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, 5-10 मिनट का ये वीडियो रहेगा, तो बहुत अच्छा है वीडियो है दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेटो की जो रिपब्लिक बुक है, तो रिपब्लिक बुक के अंदर आपको पता होना चाहिए कि उसने आदर्श राज्य का विचार दिया था। आदर्श राज्य का, ठीक है दोस्तों, आदर्श राज्य का विचार दिया। ठीक है, तो आदर्श राज्य के अंदर तो आदर्श राज्य का विचार दिया, इसका मतलब रिपब्लिक बुक क्या है, आदर्शवाद पे आधारित है। आदर्शवाद पर आधारित है। हम ये कह सकते हैं कि वह नैतिकता पर आधारित है। ठीक है, पहला पॉइंट, रिपब्लिक बुक किस पे आधारित है, आदर्शवाद पे, अर्थात नैतिकता पे आधारित है। ये बात है, क्योंकि उसने आदर्श राज्य से संबंधित विचार दिया था। ठीक है, आदर्श राज्य से संबंधित जो विचार दिया था उसने रिपब्लिक बुक में दिया था। अब द लॉज में क्या होता है, ये थोड़ा सा ये लाइन कर देता हूँ ऐसे में दोस्तों, अंतर के लिए समझ में आ जाए। तो द लॉज के अंदर क्या लिखता है वो, तो लॉज के अंदर वो क्या करता है कि यथार्थ पे बल देता है, यथार्थ पर बल देता है, जिसे हम व्यावहारिकता कह सकते हैं। अर्थात वह अपने विचारों को बदल देता है। कहाँ पर, द लॉज बुक के अंदर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यह यथार्थता पे बल देता है। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर वो आदर्शवाद पे बल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर राजा अपने विवेक से जो कुछ करेगा वही क्या होगा, कानून नियम होगा। यानी कोई लिखित रूप से कोई संविधान नहीं है, लिखित रूप से कोई कानून नियम नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है मेरे दोस्तों। विवेक के द्वारा जो राजा करेगा, जो कहेगा, वही राज्य के अंदर होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर द लॉज बुक के अंदर उसने कानून की सर्वोच्चता पर बल दिया। यानी कि वह अपने आदर्शवादी विचारों को यहाँ पर बदल देता है और कानून की सर्वोच्चता पर बल दिया। अब बहुत एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि प्लेटो ने किस पे बल दिया, यानी कि वो आदर्शवाद पे बल दिया या कानून की सर्वोच्चता पे बल दिया या संविधान पे। तो मेरे दोस्तों जब उसने पहले तो वो आदर्शवाद पे बल दिया है अपने आदर्श राज्य के अंदर, लेकिन बाद में अपना विचार बदल दिया जाता है और जो बाद में विचार दिए जाते हैं वही मान्य होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसने कानून की सर्वोच्चता पे बल दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कानून की सर्वोच्चता पर उसने क्या दिया, बल दिया कि कानून के अकॉर्डिंग राज्य में कानून नियम चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग व्यवस्था चलेगी दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इधर ये दार्शनिक यहाँ पर बात करते हैं कि दार्शनिक शासक, ये आएगा विवेक हो गया। तो दार्शनिक शासक की बात करता है, वह दार्शनिक शासक की बात करता है कि दार्शनिक शासक विवेक से काम करेगा। लेकिन यहाँ पर वो कानून की सर्वोच्चता पर बल दिया। जहाँ वह रिपब्लिक बुक के अंदर दार्शनिक शासक की बात करता है, वहीं द लॉज बुक के अंदर वह द लॉज बुक के अंदर न्यास परिषद की कल्पना करता है। नॉक्टल कौंसिल, इसको अंग्रेजी में नॉक्टरल कौंसिल, न्यास परिषद का उसने वर्णन किया है। अर्थात जो काम दार्शनिक राजा करेगा अपने विवेक से, वही काम जहाँ कानून की सर्वोच्चता होगी, ऐसे राज्य के अंदर न्यास परिषद करेगी। ठीक है, अब न्यास परिषद क्या होगी, क्या है, वो मैंने आपको प्रशासन से संबंधित जब उसका उप आदर्श राज्य बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि एक संरक्षक
संरक्षक संस्था होगी जिसको सलाहकार बोर्ड भी कहते हैं। ये प्लेटो की नज़रों में एक राज्य की क्या होती है, व्यवस्थापिका होती है, व्यवस्थापिका होती है। और इसके अंदर 37 सदस्य मैंने बताए थे, ठीक है, 37 सदस्य होते हैं। ये जैसा कहती है वैसे ही पूरे राज्य के अंदर कानून व्यवस्था चलती है, ठीक है। तो इसके अंदर 37 सदस्यों के अंदर से 10 सदस्यों की क्या बनती है, न्याय परिषद बनती है, नोडल परिषद बनती है। ये जैसा कहती है वैसा ही काम होता है। तो आप ये रखो, जहां उसने दार्शनिक शासक की बात की वहीं उसने अपने द लॉज बुक के अंदर किसकी बात करता है, किसकी बात करता है, न्याय परिषद की बात करता है, ठीक है। वो कि किस में से चुनी जाती है न्याय परिषद, इसमें संरक्षण संस्था के अंदर से 10 सदस्य होते हैं दोस्तों। ये तो ये कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि न्याय परिषद नोडल काउंसिल की अवधारणा किस शासक ने दी है, तो वो है प्लेटो, ठीक है। और यहाँ विवेक के शासन पे बात करता है, यहाँ कानून की सर्वोच्चता पे बल देता है दोस्तों। तो ये अब आगे बात करते हैं कि ये 4 नंबर पर ये क्या है कि सुधारवादी है। यहाँ पर केवल सुधारवादी चिंतन ही आपको मिलेगा द रिपब्लिक बुक में। जब उसने आदर्श राज्य से संबंधित विचार दिया था तो रिपब्लिक बुक में प्लेटो के जो चिंतन है, जो विचार है, वो एक सुधारवादी चिंतन के रूप में मिलेगा। यहाँ पर मतलब निर्णय, दृढ़ निर्णय कि दृढ़ निर्णय, दृढ़ निर्णय, ठीक है मेरे दोस्तों। गंभीरता जैसे विचार मिलेंगे, गंभीरता, ठीक है मेरे दोस्त, गंभीरता, गंभीरता जैसे विचार यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक तरह से सुधारवादी विचार चिंतन ही था कि ऐसा हो जाएगा, कल्पना के आधार पर वैसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब कानून की सर्वोच्चता पर वो बल देने लग गया था तो वो कहता है कि राज्य के अंदर निर्णय दृढ़ होने चाहिए, गंभीर होने चाहिए। ये मुख्य अंतर है दोस्तों। आगे चर्चा करते हैं कि रिपब्लिक का जो आदर्श राज्य था ये सब कल्पना पे आधारित है, सब कुछ कल्पना पे आधारित है। तो ये केवल सुधारवादी चिंतन है, तो ये क्या है कि कल्पना पे आधारित है, कल्पना पर आधारित है। हम ये कह सकते हैं कि इसका जो आदर्श राज्य था, इसका जो आदर्श राज्य था, ये आदर्श राज्य केवल कल्पना पे आधारित था। द लॉज बुक के अंदर दोस्तों उसने उप आदर्श की बात की थी, उप आदर्श राज्य की, उप आदर्श राज्य की बात की थी। वो कहता है कि उप आदर्श राज्य जैसी मैंने कल्पना की है वह यथार्थ में किसी धरती पर कभी ना कभी होगा दोस्तों, क्योंकि उसने कानून की सर्वोच्चता पर बल दिया और कानून की सर्वोच्चता के आधार पर उसने उप आदर्श राज्य की कल्पना की थी। तो ये यथार्थ में धरती पर मूर्त रूप लेने योग्य है, प्लेटो ये कहता है कि मेरा जो उप आदर्श राज्य से संबंधित जो विचार है वो कभी ना कभी धरती पर मूर्त रूप लेगा, ठीक है। और ये जो आदर्श राज्य है वो कभी मूर्त रूप नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? अपने विचार क्यों बदला? क्योंकि वह सिराक्यूज जो शासक था मेरे दोस्तों, सिराक्यूज का शासक डायोनिसिस द्वितीय को वह आदर्श राजा बनाने में फेल हो जाता है, तब वो विचार बदल देता है, तब उसने कानून की सर्वोच्चता पे बल दिया, तब उसने उप आदर्श राज्य से संबंधित विचार दिया। उसमें ये वो यथार्थता पे बल दिया कि जो उप आदर्श राज्य है वो कानून की सर्वोच्चता पे आधारित है और इस प्रकार का जो राज्य होगा, उप आदर्श राज्य होगा, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी धरती के किसी भाग में जरूर बनेगा, ठीक है, मूर्त रूप लेगा। तो ये मूर्त रूप लेने योग्य है उप आदर्श राज्य और ये नहीं है। तो देखो दोस्तों, आज अपने भारत के अंदर कानून नियम चल रहे हैं, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, तो ऐसी ही उसने प्लेटो ने बहुत पहले अपने उप आदर्श राज्य में कर दी थी। तो उप आदर्श राज्य से संबंधित जो विचार है आज बहुत सारे देशों में क्या है, प्रासंगिक है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि प्लेटो ने यहाँ पर उसने क्या है कि साम्यवाद का सिद्धांत दिया था। साम्यवाद, रिपब्लिक बुक के अंदर तो उसने साम्यवाद का सिद्धांत दिया
और साम्यवाद दो प्रकार से बताया था मैंने आपको। सबसे पहले संपत्ति विषयक साम्यवाद, ठीक है। दूसरा पत्नी या फिर परिवार, ठीक है मेरे दोस्तों, परिवार विषयक साम्यवाद। तो यहाँ उसने रिपब्लिक बुक के अंदर जब उसने आदर्श राज्य की कल्पना की थी तो दार्शनिक जो वर्ग और सैनिक वर्ग अर्थात अभिभावक वर्ग या फिर इसको संरक्षक वर्ग कहते हैं। दार्शनिक वर्ग में वह दो वर्गों को शामिल करता है। कौन कौन सा? सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। वो दोनों वर्गों के ऊपर साम्यवाद लागू करता है, संपत्ति का साम्यवाद और पत्नी या परिवार विषयक साम्यवाद, ठीक है। यहाँ पर वह साम्यवाद को तो क्या कर देता है, खत्म कर देता है। कहाँ पर? क्योंकि कानून की सर्वोच्चता, कानून वाला राज्य हो गया ना यहाँ पर उप आदर्श। यहाँ पर वो साम्यवाद वाली जो अवधारणा थी उसको तो वो क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। लेकिन वहाँ पर कुछ शर्तों के साथ वह संपत्ति रख सकता है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा संपत्ति रखेगा, कुछ शर्तों के साथ संपत्ति रख सकता है और कुछ शर्तों के साथ वह अपना निजी परिवार बना सकता है। अर्थात वहाँ पर साम्यवाद की अवधारणा तो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर देता है, लेकिन कुछ शर्त लगा देता है अपने द लॉज बुक के अंदर जब उसने उप आदर्श राज्य की कल्पना की थी तब, कि अब साम्यवाद तो नहीं रहेगा, लेकिन जो संपत्ति रखेंगे लोग, निजी संपत्ति रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं, निजी परिवार रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ शर्तों के आधार पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ शर्तें लगी। शर्तें ये थी कि एक उसने कैटेगरी बनाई थी आर्थिक इनकम के आधार पर, कि पहला जो कैटेगरी थी वो ये थी कि ऐसे लोगों का समूह जो दैनिक रूप से अपनी आजीविका चलाते हैं, एक वो कैटेगरी। फिर उसे 2 नंबर की, 3 नंबर की, 4 नंबर की, इस प्रकार से उसने कैटेगरी की थी। मेरे दोस्तों ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ मैं यही बता दूंगा। तो उसने ये पहली कैटेगरी जिसमें दैनिक जीवन से जो अपना काम करते हैं वो लोग होते हैं, फिर 2 नंबर की, फिर 3 नंबर की, फिर 4 नंबर की। वो कहता है कि दैनिक जीवन से कोई लोग अपना आजीविका का काम करते हैं, मान लीजिए ये 100 रुपये कमाते हैं दिन का, ठीक है। तो इनके पास इसका दुगना होना चाहिए 200, इनके पास इसका पहले वाले का तिगुना होना चाहिए 300, इसके पास क्या होना चाहिए 400। यदि गरीब से गरीब लोग के पास 100 रुपया है तो अमीर से अमीर लोग के पास कितना होना चाहिए 400 रुपये। तो वो इस तरह से, अगर मान लीजिए इसके पास 500 रुपये है, एक दिन में ये 500 रुपये कमा रहा है, तो जो 100 रुपया एक्स्ट्रा कमा लिया वह राज्य को देना होगा। अर्थात इस निश्चित अनुपात के बाद में वह एक अनुपात बताता है कि 1:4, ये 1 हो गया, ये 4, यानी कि 1 जो 4 है, 4 से अधिक किसी के पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि संपत्ति होगी तो वह राज्य उसे हड़प कर लेगा, राज्य उसको नियंत्रण कर लेगा। तो प्लेटो ये कहता है कि व्यक्तियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि संपत्ति मेरी है। यदि वह एक निश्चित अनुपात के बाद संपत्ति कमाता है तो उसके ऊपर राज्य का पूरी तरह से क्या होगा, नियंत्रण होगा। तो कुछ शर्तों के साथ वह संपत्ति कमाने का और परिवार रखने का क्या देता है, अधिकार देता है। दोस्तों आगे बात करते हैं, और ये हो गया। और अभी न्याय से संबंधित विचार देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर वह न्याय का सिद्धांत देता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर रिपब्लिक बुक के अंदर उसने आदर्श राज्य की कल्पना की थी, तो न्याय का सिद्धांत दिया उसने। और न्याय का सिद्धांत क्या था दोस्तों? न्याय का सिद्धांत था कि जो उसने आत्मा के 3 जो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहले विवेक, साहस और तृष्णा। इसके आधार से उसने अपने आदर्श राज्य के अंदर 3 वर्ग बना देता है। विवेक जिसमें होगा वो दार्शनिक वर्ग का व्यक्ति होगा, जिसमें साहस होगा वह विवेक, जिसमें साहस होगा वह सैनिक वर्ग का व्यक्ति होगा, सैनिक वर्ग का दोस्तों। और जिसमें तृष्णा होगी वह उत्पादक वर्ग का व्यक्ति होगा।
तो ये तीनों वर्ग दोस्तों अपना अपना काम करे, कोई भी वर्ग, किसी भी प्रकार का वर्ग दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। यही उसका कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है दोस्तों, ठीक है। तो और यही उसका क्या है कि न्याय है, सभी वर्ग अपना अपना काम करे, किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे, यह उसका कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है, यही उसके कर्तव्य की भावना है और यही उसके आदर्श राज्य में न्याय है। अब बात करते हैं कि उसने द लॉज बुक में न्याय के बारे में क्या कहा। यहाँ उसने मुख्य रूप से न्याय का सिद्धांत दिया और यहाँ उसने मुख्य रूप से किसका सिद्धांत दिया? आत्म संयम का सिद्धांत, आत्म संयम का सिद्धांत, ठीक है। इधर वो आत्म संयम का सिद्धांत देता है दोस्तों। तो आत्म संयम का सिद्धांत का मतलब क्या है भाई? आत्म संयम यानी अपने आप पे कंट्रोल रखना, ये तो है ही है, ये तो कोई भी कह सकता है कि आत्म संयम का मतलब क्या है? अपने ऊपर कंट्रोल करना आत्म संयम है। लेकिन प्लेटो के अकॉर्डिंग आत्म संयम क्या है? ठीक है, प्लेटो ये कहता है कि जब उसने उप आदर्श राज्य की कल्पना की थी तब उसने जहाँ वो न्याय का सिद्धांत दिया था वह उसी स्थान पर वह आत्म संयम का सिद्धांत देता है। अर्थात द लॉज बुक के अंदर आत्म संयम के सिद्धांत एक मौलिक गुण है, जबकि रिपब्लिक में न्याय के सिद्धांत मौलिक गुण है। लेकिन चीज़ वही है, वहाँ न्याय है तो यहाँ पर भी ये न्याय ही है, ठीक है। आत्म संयम का सिद्धांत, अब आत्म संयम सिद्धांत क्या है? आत्म संयम का सिद्धांत क्या है आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये है मेरे दोस्तों कि जो जहाँ यहाँ इसने कानून की सर्वोच्चता पे बल दिया था, तो वो कहता है कि जिस राज्य के अंदर कोई प्रजा है, यदि वह प्रजा कानून की सर्वोच्चता को मानती है, उस देश के अंदर जो कानून नियम चल रहे उसकी पालना करती है, उस देश के अंदर जो संविधान है उसकी पालना करती है, संविधान के प्रति कर्तव्य यानी कि संविधान के प्रति प्रेम है, उस देश के प्रति प्रेम है, उसके सरकार के प्रति प्रेम है, वहाँ की जो व्यवस्थापिका है, जो न्याय परिषद बताई मैंने आपको, संरक्षण बोर्ड बताया आपको, ठीक है, उसका कहना मानती है, अर्थात प्रजा अपनी सरकार की आज्ञा का पालन करती है। यही प्लेटो के उप आदर्श राज्य में क्या है? आत्म संयम का सिद्धांत है, इसी को वह न्याय कहता है, ठीक है दोस्तों। तो आत्म संयम का सिद्धांत क्या है कि जिस राज्य में हम रहते हैं प्लेटो के अकॉर्डिंग उस राज्य के कानून नियमों की पूरी तरह से पालन करें, अर्थात देश प्रेमी हो हम लोग, ठीक है। जैसा सरकार हम एडवाइजरी करती है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा, यह है उसका क्या है? एक तरह से अंतर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर उसने दार्शनिक शासक की, दार्शनिक राजा की बात की थी दोस्तों। तो दार्शनिक राजा क्या निरंकुश नहीं है? देखो निरंकुश, दार्शनिक राजा निरंकुश हो रहा है दोस्तों। दार्शनिक राजा क्या हो रहा? निरंकुश हो रहा है, क्योंकि वह ये कहता है कि एक राजा जो होगा वह अपने विवेक से काम करेगा, लेकिन हो सकता है कि वह विवेक खो सकता है, हो सकता है कि जो उसने विवेक से कानून बनाया वो गलत बना दे, हो सकता है कि जब वह कानून बना रहा है उसे दिमागी हालत ठीक न हो। तो वो कहता है कि आदर्श राजा की जो मैंने कल्पना की थी वह निरंकुश हो सकता है, किसी के दबाव में आ सकता है, ठीक है। इसलिए जो दार्शनिक जो राजा का जो शासन था वह निरंकुश है। प्लेटो खुद भी कह रहा है कि निरंकुश है, और प्लेटो ने यह भी कहा था, एक कथन कहा था कि मैंने जो आदर्श राज्य की कल्पना की है वह धरती पर कहीं नहीं हो सकता है, ये मेरी कोई काल्पनिक विचार है, ठीक है। तो तब उसने कहा है कि इस तरह से काल्पनिक विचार होंगे तो राजा निरंकुश हो सकता है राजा के ऊपर, क्योंकि राजा भी तो इंसान ही है, दुर्बलताओं का एक पुतला ही तो है, तो यहाँ पर गलती कर सकता है जिससे कि राज्य का भला नहीं होगा अगर यह निरंकुश बन जाता है तो, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब द लॉज के अंदर वो लोकतंत्र की बात करता है, लोकतंत्र पे बल देता है, किस पे बल देता है दोस्तों? लोकतंत्र का महत्व पे बल देता है। तो यहाँ पर वो राजा राजतंत्र के बारे में, अर्थात निरंकुश, अर्थात राजा के बारे में कहता है, तो राजतंत्र क्या हो गया? निरंकुश राजतंत्र के बारे में बात करता है। दार्शनिक शासक का जो शासन था वह
राजतंत्र है वह राजतंत्र क्या हो गया, निरंकुश हो सकता है, लेकिन वह यहाँ पर वह लोकतंत्र की बात करता है दोस्तों। तो वो कहता है कि लोकतंत्र में ही देश का भला हो सकता है, समाज का भला हो सकता है। तो जहाँ उसने प्लेटो ने अपना आदर्श राज्य का जब विचार दिया, तो रिपब्लिक बुक के अंदर उसने राजतंत्र के ऊपर बल देता है, ठीक है। लेकिन वो जब वो ये विचार देता है, तब वो कहता है कि राजतंत्र में जो आदर्श राजा है वह कभी ना कभी अपने विवेक से गलत काम भी कर सकता है, तो वो उसको निरंकुश अर्थात तानाशाही कर सकता है, इसलिए वह निरंकुश मानने लग जाता है और अपना विचार बदल दिया। और वो कहता है कि निरंकुश राजा का शासन अच्छा नहीं हो सकता है, दार्शनिक राजा का शासन अच्छा नहीं हो सकता है, शासन कौन सा होगा, लोकतंत्र। तो यहाँ पर तो उसने क्या की थी, लोकतंत्र को क्या कहा था, भ्रष्ट कहा था, लोकतंत्र को भ्रष्ट कहा था, बेकार माना था, ठीक है। क्योंकि प्लेटो का जो गुरु था सुकरात की मृत्यु कर दी गई थी एथेंस की जनतंत्रीय सरकार के द्वारा, एथेंस की लोकतंत्रीय सरकार के द्वारा। तो वो पहले तो लोकतंत्र को बहुत बेकार मानता था, भ्रष्ट मानता था, पथभ्रष्ट मानता था, निरंकुश मानता था उस लोकतंत्र को। तो रिपब्लिक बुक में उसने लोकतंत्र की आलोचना कर दी थी, जबकि द लॉज बुक के अंदर उसने पुनः लोकतंत्र की क्या कर दी, मतलब प्रशंसा की है, ठीक है। तो ये मैं आपको ये अंतर बताया, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। थोड़ा सा और अंतर कर लेते हैं, रिपब्लिक और स्टेटमेंट्स। अभी जो देखा था हमने वो अंतर देखा था रिपब्लिक और द लॉज बुक के अंदर, अब अंतर कर रहे हैं रिपब्लिक और स्टेटमेंट्स के अंदर। थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं संविधानों के बारे में, जो कि मैंने कल के वीडियो में भी बताया था। रिपब्लिक में दोस्तों ये लाइन खींच दी मैंने अंतर करने के लिए, ये रिपब्लिक का अंतर है, और इधर वाला स्टेटमेंट्स में जो लिखा उसके बाद हम बात करते हैं मुख्य रूप से केवल संविधानों के बारे में। देखो रिपब्लिक में उसने 5 प्रकार के संविधानों की बात की है, और स्टेटमेंट्स के अंदर उसने 6 प्रकार के संविधानों की बात की है। आपसे पूछा जा सकता है कि रिपब्लिक के अंदर निम्न में से कौन से संविधान की चर्चा नहीं की या कौन से संविधान की चर्चा की है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, आप इसमें 5 प्रकार के संविधानों की बात की है। तो जिसका मैंने आपको सूत्र बताया था याद करने के हिसाब से कि राकिद लोनी, ठीक है। इधर मैंने आपको सूत्र बताया था कि रानी कूद लोक अति, ठीक, अति में, ये रानी कूद लोक अति में। देखते हैं दोस्तों कि रिपब्लिक में जब उसने आदर्श राज्य की कल्पना की तो 5 प्रकार के संविधानों की चर्चा की है। और वो कहता है कि ये जो आदर्श राजा है, ये कभी ना कभी जो आदर्श राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है कभी ना कभी बिगड़ सकती है। तो वह शासन का अच्छा रूप और बिगड़ता रूप, अर्थात किस प्रकार से आदर्श राज्य का पतन होता है उसके बारे में चर्चा करता है वहां पर, ठीक है दोस्तों। तो यानी राजतंत्र, ठीक है मेरे दोस्तों, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहां पर राजतंत्र शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, राजतंत्र शासन प्रणाली की यानी कीर्ति तंत्र, जिसे सैनिक तंत्र भी कहा जाता है, सैनिक तंत्र, ठीक है दोस्तों। यानी धनिक तंत्र, और धनिक तंत्र को क्या कहा जाता है, अलप तंत्र। लो यानी लोकतंत्र, और नी यानी निरंकुश तंत्र। निरंकुश तंत्र को अत्याचारी तंत्र भी कहा जाता है, अत्याचारी तंत्र भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब जब उसने स्टेटमेंट्स लिखा तो स्टेटमेंट्स में भी उसने संविधानों का वर्गीकरण किया दोस्तों।
उसके अकॉर्डिंग संविधान कितने हैं? 6। 1 नंबर पर राजतंत्र, शासन व्यवस्था। नि का मतलब निरंकुश, शासन व्यवस्था या प्रणाली। कु यानी कुलीन तंत्र, ठीक है, कुलीन तंत्र। ध यानी धनिक तंत्र, जिसे अलप तंत्र के नाम से भी जानते हैं। और लोक का मतलब लोकतंत्र, और अति का मतलब अति लगा देना मेरे दोस्तों, अति, और फिर यही लोकतंत्र लिख देना, अतिवादी लोकतंत्र। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको पता लग रहा है दोस्तों कि यहां उसने रिपब्लिक बुक के अंदर 5 प्रकार के संविधानों की बात करता है और स्टेटमेंट्स में 6 प्रकार के संविधानों की बात करता है। लेकिन दोनों संविधानों के अंदर मौलिक रूप से अंतर क्या है दोस्तों, वो देखिए। देखो, राजतंत्र यहां पर भी है, राजतंत्र यहां पर भी है। कीर्तितंत्र, सैनिक तंत्र, यहां पर किसी में भी कीर्तितंत्र, सैनिक तंत्र नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है एक तो ये वाला। अब धनिक तंत्र और अलप तंत्र, ये देखिए इधर धनिक तंत्र, अलप तंत्र, इसका मतलब ये वाला और ये वाला है, सेम मिल रहे, दोनों में है। लोकतंत्र, यहाँ पर भी लोकतंत्र और यहाँ पर भी लोकतंत्र, ये भी है। निरंकुश तंत्र, जिसको अत्याचारी तंत्र कहते हैं, तो निरंकुश तंत्र ये रहा, इसी को अत्याचारी तंत्र कहते हैं, अत्याचारी तंत्र कहते हैं, तो इसका मतलब ये है। अब दोस्तों आप ये बताओ कि जो इसमें है, जो इसमें नहीं है, इसमें है जो इसमें नहीं है, वो आपके सामने आ गया कीर्ति तंत्र 2 नंबर का। कीर्ति तंत्र, जिसे सैनिक तंत्र कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? सैनिक तंत्र कहते हैं। जो इसमें है, जो इसमें नहीं है, तो देखिए ये वाला कुलीन तंत्र और अतिवादी लोकतंत्र, ठीक है मेरे दोस्तों। ये आप डिफरेंट याद रखना दोस्तों। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, वो कैसे कि द रिपब्लिक बुक में कौन से संविधान की चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, रिपब्लिक बुक में कौन सा संविधान नहीं है। जैसे ये राजतंत्र है, मैं पहले नंबर पर लिख रहा हूं राजतंत्र, दूसरे नंबर पर लिख रहा हूं कुलीन तंत्र। ठीक है, कुलीन तंत्र। तीन नंबर लिख रहा हूं निरंकुश तंत्र, और 4 नंबर पर लिख रहा हूं मेरे दोस्तों लोकतंत्र। जरा सोचो आप कि रिपब्लिक में कौन से शासन व्यवस्था की बात नहीं है, राजतंत्र की, कुलीन तंत्र की, निरंकुश तंत्र की, लोकतंत्र की। जरा देखो, राजतंत्र ये यहाँ है, निरंकुश तंत्र ये यहाँ है, और लोकतंत्र ये यहाँ है। क्या कुलीन तंत्र इसमें है दोस्तों? क्या नजर आ रहा है कुलीन तंत्र? दोस्तों कुलीन तंत्र यहाँ पर है, किसमें? स्टेटमेंट्स में। तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि रिपब्लिक बुक में कौन से शासन व्यवस्था की बात नहीं की है और कौन से शासन व्यवस्था की बात की है। तो इसमें मुख्य रूप से जो अंतर है वो ये याद रखना कि रिपब्लिक के अंदर कीर्ति तंत्र और सैनिक तंत्र है, बाकी ये सब इसमें है, बाकी सब ये इसमें है। अब आप याद रखना, स्टेटमेंट्स में 2 ऐसे कौन सी शासन प्रणाली है जो इसमें नहीं है, कुलीन तंत्र और अतिवादी लोकतंत्र। ठीक है, अब मैं आपसे ये एक प्रश्न और लिखूं कि स्टेटमेंट्स में कौन से संविधान की बात नहीं की है। ठीक है, और उसके अंदर एक ऑप्शन ये रहे
एक ऑप्शन ये रहे, और 4 के स्थान पर ऑप्शन रहे ये वाला, ये 4 मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर क्या कीर्ति तंत्र स्टेटमेंट्स में है, तो अपना आंसर हो जाएगा कीर्ति तंत्र, क्योंकि स्टेटमेंट्स में कीर्ति तंत्र नहीं है। तो कीर्ति तंत्र या सैनिक तंत्र किसमें है, रिपब्लिक बुक के अंदर। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए। आज इतना ही दोस्तों, हमने पढ़ा कि द रिपब्लिक बुक के अंदर और द लॉज बुक में अंतर, और कुछ मैंने संविधान की जो व्याख्या की थी प्लेटो ने द रिपब्लिक बुक में और स्टेटमेंट्स में, वो अंतर बताया, वो मैंने कल भी बताया था। थैंक यू आप सबको। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहे दोस्तों।